हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब फाइन होंगे. सो आई एम हियर विथ new video for the new chapter, that is chapter number 3, and we will understand in this chapter about atoms, how many types of atoms were there, what was the theory behind the atoms, okay, what was the history for finding the atoms actually. So let's start the video without wasting the time. So let's go behind. So to see the past, what was the belief for a particular matter. So there was a Indian rishi named Maharshi Kanand, okay, who believed that matter can only be divided further into small particles, कि matter को हम छोटे छोटे particles में divide कर सकते हैं, इससे ज़्यादा divisibility, इससे ज़्यादा part हम कर नहीं सकते. और वही सेम बिलीफ के साथ ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, ये दोनों ने भी यही चीज़ बोली कि हाँ भाई, जो महर्षि कानंद ने बोला है वही चीज़ सही है कि मैटर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अप टू पार्टिकल, मतलब पार्टिकल से ज़्यादा आप मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ये लेट सेंचुरीज़ की बात थी. तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, रिसर्च हुई और रिसर्च हुई. फिर क्या हुआ कि दो और नए लोग आए जिसका नाम था जोसेफ प्राउस्ट और एंटोनी लेओजर. उन्होंने ये मैटर के ऊपर ज़्यादा काम किया और तब एक केमिस्ट्री में बदलाव आया. क्यों केमिस्ट्री में बदलाव आया? क्योंकि उन्होंने ऐसे रिसर्च में बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैटर को हम, अब तक यही बिलीव थी कि मैटर को हम डिवाइड करके पार्टिकल्स के फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, पर ये पार्टिकल्स जो है उससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं. कैसे डिवाइड कर सकते हैं? उसको हम एटम्स में देख सकते हैं. मतलब कि एक पार्टिकल है, उसके अंदर भी कुछ होता है. तो पार्टिकल को आप अगर देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है? एटम्स होते हैं, ऐसा बोला उन्होंने. और यही बेस के ऊपर उन्होंने दो केमिकल के लॉ बताए, दो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ बताए. ठीक है, सो दे बोथ फ्रेम्ड अ न्यू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड नेम देम डिफरेंटली. फर्स्ट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है. और सेकंड लॉ वो दोनों ने बनाया, वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मतलब बचाना. ठीक है, वोकेब्युलरी मीनिंग बचाना होता है. तो ये मास को बचाने की बात है. तो मास को बचाने की बात मतलब ये लो, ये ऐसा बोलना चाहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ यूनिवर्स, ये ऐसे बोलता है. ठीक है, ये लो, उसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें ये केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्टेंट पोर्शन में जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड में रहने वाला है. कुछ गेन नहीं होगा या फिर कुछ लूज नहीं होगा. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको. ठीक है, जैसे कि कार्बन है, एक कार्बन का एटम ले लो जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. उसका मास होता है 12 ग्राम. तो 12 ग्राम अगर कार्बन है, वो अगर ऑक्सीजन O2 के साथ मिक्स होता है, वो O2 का मास कितना होता है? 32 ग्राम. ठीक है, तो आप अगर मैथमेटिकली सम करोगे तो 12 + 32 विल गिव यू 44. तो आप देख सकते हो देयर इज अ मास दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स. तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मास का कोई भी गेनिंग नहीं हुआ और कोई भी लूजिंग नहीं हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, उसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. उसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई भी एक एटम है या फिर कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो एक कांस्टेंट नंबर के साथ ही जुड़ेगा और तभी वो एक एटम या मॉलिक्यूल में से एक कंपाउंड गिना जाएगा या फिर एक एलिमेंट गिना जाएगा. एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है. ठीक है, तो वो दोनों बनते कैसे हैं स्टूडेंट? एक कांस्टेंट नंबर होता है. जैसे ऑक्सीजन है तो O2 से वो बनता है, मतलब 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिससे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना. सेम वे एमोनिया का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है आपको, एमोनिया का. ठीक है, ये एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3. तो इसका मतलब ये हुआ एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन अगर मिल जाए तो वो बना देगा NH3. या फिर यानी यहाँ पे एटॉमिक मास के फॉर्म में लिखा है कि 14 ग्राम इज टू 13 ग्राम. अगर आप मतलब मैं 14 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूँ एक बीकर में से और 3 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूँ गैस, तब वो एक चीज़ बनाएगा जिसका नाम है एमोनिया, जो एक कंपाउंड है.
और एक ये एमोनिया एक गैस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको और कई ज़्यादा एग्जांपल दूंगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, क्योंकि कंजर्वेशन मास ऑफ मास इज़ टू इजी कि रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो लेट अस डिस्कस फर्दर एग्जांपल्स। See students, let us try to understand more examples for law of conservation of mass. तो आप देख सकते हैं मैंने दो पिक्चर्स यहाँ पे दिखाए हैं आपको। पहला है बोन फायर, मतलब कि लकड़ी से जो आप फायर करते हो, ठीक है, उससे हम समझने की ट्राई करते हैं कि कैसे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप देख सकते हो कि पहली अरेंजमेंट में मैंने वुड लिया है और ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से मिलता ही है जो 21% में होता है। तो वुड और ऑक्सीजन का अगर आप मास लोगे, ठीक है, तो वो आफ्टर फायर मतलब कि आप जला दोगे, जलने के बाद वो वज़न कहाँ जाएगा आपको ऐसा लगता है? तो समवट ऑफ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू एशेस, ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी जो बचता है वो वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वो चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आगे जाते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। वैक्स है, एक वैक्स आप लेते हो, उसका अगर आप वज़न करो, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो एक वैक्स है, वो जब जलता है तब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज़ करता है, साथ में वेपर रिलीज़ होता है, उसके साथ थोड़ा वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितना वैक्स का वजन होगा उतना ही वो गैस और वेपर आप कलेक्ट करोगे उतना रहने वाला है। सेम वे बॉन फायर में जितना वुड और ऑक्सीजन का वजन रहने वाला है, इट विल बी सेम एज दैट ऑफ इफ़ यू कंबाइन द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर एंड द एशेस जो ग्रे कलर की मिलते हैं आपको। ठीक है, अब हम समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स, H2O जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनता है। 2 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन का अगर 1 ग्राम हम वज़न गिनते हैं और 1 ऑक्सीजन, तो 2 × 1 मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा हमेशा। पानी के एक एटम ले लो आप, पानी का एक मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। एक्चुअली वाटर के अंदर कई सारे एटम्स होते हैं, 3 एटम्स होते हैं। 3 एटम्स क्यों बोला मैंने? 2 हाइड्रोजन, 3 एटम्स आर देयर। 3 एटम कंप्राइजेस 2 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक चीज़ फिक्स है स्टूडेंट्स, इसमें 1 है ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, एक चीज़ फिक्स है कि 2 ग्राम हमेशा हाइड्रोजन है वो 16 ग्राम, 1 × 16, एक का 16 ग्राम होता है, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स होगा हमेशा। ठीक है, वो पक्की बात है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा। ठीक है, तो उसको हम रखते हैं रेशियो की तरह 2:16। 2:16 को अगर आप रिड्यूस करोगे तो 1:8 आ जाएगा। कैसे? आप इसको कैंसिल आउट करना तो आपको आ जाएगा 1:8। उसका मतलब ये हुआ कि H2O में H का प्रोपोर्शन होगा 1 इन द फॉर्म ऑफ मास। याद रखना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मास। किसका मास? एटॉमिक मास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमेशा H2O जो होता है स्टूडेंट्स, जो H2O होता है स्टूडेंट्स, उसमें एक चीज़ फिक्स होती है कि उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन रहने वाला है और 8 ग्राम ऑक्सीजन के रहने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ यू ऑल आर क्लियर। नाउ लेट अस गो टू द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. So students, what is the statement? In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. एक केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में बाय मास प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा H2O का, 1:8 के मास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। सेम वे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं स्टूडेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप रेशियो लोगे तो कार्बन का 1 का मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 16 × 2 = 32। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो 3:8 मिलेगा आपको। मतलब कार्बन है वो हमेशा 3 ग्राम में रहेगा प्रेजेंट और ऑक्सीजन है वो 8 ग्राम में रहेगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया होगा, इसके पहले की हिस्ट्री क्या थी वो समझ